बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज एक ही खबर है जिस पे बात होगी, बल्कि पूरा पाकिस्तान बात करेगा। जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी बसते हैं, जो पाकिस्तान के हालात के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट कैसे होती है, इंजीनियरिंग कैसे होती है, पाकिस्तान की अदालतों को कैसे मिलान करने की कोशिश की जाती है और कौन-कौन से किरदार हैं। राय साहब, ये तो बात हम करते रहते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है, आपको याद होगा राय साहब, हमने एक वादा किया था तमाम दोस्तों से कि बहुत जल्द हम एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं और जब वो खबर आएगी तो ऑब्वियसली मुश्किल में बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे। और फिर खबर भी आई और फिर उसके बारे में ये भी कहा गया कि जनाब, एविडेंस एविडेंस कोई नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं और शायद प्रेशराइज करके ये खबर भी लगवा दी गई, सब कुछ हो गया और इसकी हकीकत कुछ नहीं है। तो राय साहब, आज राना शमीम साहब बरतानिया जब आए और उन्होंने जो एफिडेविट साइन किया, आपको याद है राय साहब, जो खबर आपने पढ़ी होगी और हमने ब्रेक भी की थी? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह याद है उस खबर के मुतल्लिक। और उस खबर से तो ये जो पूरा मामला था उसका रुख ही बदल गया और बहुत से लोग मुझसे भी सवाल कर रहे थे कि क्या इसके एविडेंसेस मौजूद हैं या नहीं। अब चूँकि इस मामले पर आपने मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रखी थी, लेकिन एक ख़ास वक़्त का इंतज़ार किया जा रहा था कि ये चीज़ें एक ख़ास वक़्त पे ही रिलीज़ की जानी थीं। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं उन्हें बता रहा था कि ये एविडेंसेस मैं खुद देख चुका हूँ, ये एविडेंसेस मैं खुद सुन भी चुका हूँ और आप लोग देखेंगे कि एक ख़ास वक़्त पर ये रिलीज़ भी होंगे। अब चूँकि एक तरफ राना शमीम के ऊपर जो फ़र्द जुर्म के हवाले से तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी और फ़र्द जुर्म आयद होनी है, एक तारीख़ मुकर्रर हुई थी उसके हवाले से, तो अब एक तरफ वो कार्रवाई होनी है, दूसरी जानिब ये जो ख़बर है इसकी तफ़सीलात भी हमें बताएँ और जिस किस्म के एविडेंसेस आपके पास मौजूद है राना शमीम के बयान हल्फ़ी के मुतल्लिक, वो बयान हल्फ़ी जो ऑलरेडी अदालतों के अंदर एक एक्सपोज़ हो चुका है, बहुत बुरे तरीके से झूठ साबित हो चुका है। लेकिन जो एविडेंसेस अब उस बयान हल्फ़ी के मुतल्लिक सामने आए हैं, जिनसे अब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा एक नेक्सस था, किस तरीके से शरीफ फैमिली ने ये पूरा खेल खेला और किस तरीके से मिलकर, यानी पहले तो ये एक तासुर दिया गया कि राना शमीम का ज़मीर जाग गया था 3 साल के बाद। लेकिन उसके बाद जिस किस्म के एविडेंसेस अब आपके सामने हैं और अब आप डिस्कस भी करेंगे इसी प्रोग्राम में, तो हमारे व्यूअर्स को बताएं, जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा और पाकिस्तानी अवाम को भी पता चलेगा कि किस लेवल का ये खेल था, किस तरीके से मिली भगत की गई और वही राना शमीम जो इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ से राब्तों से इनकारी थे, या वही राना शमीम जो ये बात कह रहे थे कि ये बयान हल्फ़ी तो मेरे नवासे के पास था और किसी लॉकर में सील था और मैंने अंसार अब्बासी साहब को फ़राहम नहीं किया था। अब उनके मुतल्लिक क्या धमाका खेज़ इंकशाफ़ात हुए हैं, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं ये किस किस्म के एविडेंसेस हैं और ये स्टोरी है क्या पूरी? राय साहब, आपको याद है कि जो खबर दी थी हमने, उसमें हमने बताया था कि एविडेंसेस मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने रिपोर्ट किया और वो एविडेंसेस किसी आम शख्स के बारे में नहीं थे, बल्कि नोटरी पब्लिक के हवाले से एविडेंसेस थे। और नोटरी पब्लिक ने खुद ये कहा कि जो जज गाय जिसका वो हवाला देते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि मार्बल आर्च था। हमने कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन मजीद बढ़ाई, इसका दायरा कार वसी किया। मार्बल आर्च के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं और जो भी इनके कंपनीज हाउस के अंदर जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड थे, उसका पता लगाया। तो सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं राय साहब, वो मार्बल आर्च यानी स्टैंड-अप हाउस के अंदर होती हैं। और स्टैंड-अप हाउस राय साहब, ये वही दफ्तर है जहाँ पे नवाज शरीफ पाकिस्तान जाने से पहले अपनी आखिरी तकरीर भी उन्होंने की अपनी बेटी के हमरा। और पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पे मौजूद था, पाकिस्तान का मीडिया भी मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में वो यहाँ से रवाना हुए, आखिरी स्पीच यहीं पे की। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आजकल भी वहीं पे होती हैं। एविडेंस के अंदर चार्ल्स गदरी ने ये बताया कि जज गाय मार्बल आर्च ऑफिस में मौजूद है
और अब इसके अलावा कोई और मार्बल आर्च ऑफिस नहीं है नवाज शरीफ का। और वो कैटेगोरिकली कहता रहा कि नवाज शरीफ ऑफिस, और ये वही ऑफिस है जहाँ पे मियाँ साहब सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, लोगों का हजूम भी रहता है, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। हालिया बहुत सारी मुलाकातें भी वहीं पे होती रही। जो पाकिस्तान से जितने भी फनकार आते हैं, चाहे वो आम सादा फनकार हों या सियासी फनकार हों, उन सब की मुलाकातें यहीं पे होती हैं। तो एवन फील्ड से उनका सफ़र रोज़ाना शुरू होता है और वो यहाँ पे आ जाते हैं। हसन नवाज़ के दफ्तर के अंदर ये मुलाकातें होती रही, यानी सियासी वर्कर्स की, और इसी बिल्डिंग का हवाला दिया गया कि मार्बल आर्च के दफ्तर के अंदर राना शमीम साहब भी मौजूद थे जब उन्होंने दस्तखत किए। अच्छा, अब इसमें जो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 3 दफ़ा उन्होंने ये कहा, 3 टाइम्स कंफर्म करते हैं कि जज साहब कहाँ पे मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा कि ही इज़ वन ऑफ हिज मेट्स, उनके दोस्तों में से हैं। और फिर सवाल जब एविडेंस के अंदर पूछा जाता है कि आप को क्या लगा कि ये क्या हो क्या रहा है, तो उस पे उसने कहा कि जो लोग इर्द गिर्द मौजूद थे उनके तासुर मुझे मिला कि कुछ बड़ा काम होने वाला है, और ये इतना बड़ा काम होगा जिससे नवाज शरीफ को मदद मिलेगी। और उन्होंने असेस कर लिया, यानी चार्ल्स गदरी की अपनी असेसमेंट थी। फिर वो चार्ल्स गदरी कहता है कि मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे बस बुलाया गया, मैं जाता हूँ, इसके अलावा भी काम मैं उनके करता था। तो अब राय साहब क्या हुआ कि ये तमाम बातें हमने कही अपनी उस खबर के अंदर, और फिर लोग इस पे ये कहते रहे कि एविडेंस भाई कोई नहीं है, एविडेंस आएंगे नहीं, और एविडेंसेस बस इसी तरह बात होती रहती है। यानी एविडेंसेस लोग इस बात का एविडेंस मांग रहे थे कि आप एविडेंस दें कि क्या ये बयान हल्फी मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ, राना शमीम, नोटरी पब्लिक और मियां नवाज शरीफ एक ही जगह पर मौजूद थे या नहीं थे। इस हवाले से एविडेंस नहीं है आपकी स्टोरी में। ये कुछ हल्के ये दावा कर रहे थे या ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो अब उसका एविडेंस आ गया है। अब हमें बताएं कि वो एविडेंस किस नौइयत का है। राय साहब, लोग अभी भी ये एविडेंसेस जब मंजरे-आम पर आ जाएंगे फिर भी कहेंगे नहीं जनाब, ये एविडेंसेस जो है ना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। और एविडेंसेस सर, ये ऑडियो एविडेंस है, और ये सीरीज ऑफ एविडेंस है, यानी इसमें ऑडियोज भी हैं और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं और दीगर भी मटेरियल मौजूद है जो हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी मंजरे-आम पर लेकर आएंगे। ये कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, लेकिन ये सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे, क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि बरतानिया के अंदर आप एक हद तक चीज़ों को रिलीज कर सकते हैं जिससे किसी की प्राइवेसी मुतासिर ना हो, और लोगों की, चूंकि मामला सेंसिटिव है, जान का खतरा भी लोगों को हो सकता है, लोगों की अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको छुपा कर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ देयर ओन सेफ्टी। और फिर उनके ऊपर बाज़ लोगों का कंसर्न भी था जिसकी वजह से हम इसे सीधा राज में रख रहे हैं। अच्छा, अब ये ऑडियोज जो मंजरे-आम पे आई हैं, जो हमने रिलीज कर दी हैं, इसके अंदर चार्ल्स गदरी कह रहा है कि जनाब द जज गाय वाज इन नवाज शरीफ ऑफिस। वो कह रहा है कि ये ऑफिस कहाँ पे वाक़या है, मार्बल आर्च में है। वो कह रहा है कि जनाब जो लोग इर्द गिर्द मौजूद थे उनके चेहरों के तासुरात ऐसे थे कि पता लग रहा था कि नवाज शरीफ को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और इसका इस केस से भी ताल्लुक है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, लोगों ने इसको बाद में जब ये खबर हमने ब्रेक की थी वो ये कह रहे थे कि जनाब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे हाई कमीशन करें, चाहे दफ्तर में करें, कहीं पे भी करें, असल में कंटेंट पे बात होनी चाहिए। राय साहब देखें, आप किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके डायरेक्ट फायदा 2 शख्सियात को पहुंचना था, उससे फिर ये तासुर, अगर ये बात सच्ची है और ये इसमें कोई वजन नहीं है कि फायदा नहीं पहुंचता या फर्क नहीं पड़ता, तो फिर सब लोगों को मान लेना चाहिए। क्यों इसको छुपा के रखा गया, इस मुलाकात को भी क्यों छुपा के रखा गया? चार्ल्स गदरी जो है वो जाता है और वहां पे कर देता है, और चार्ल्स गदरी जो एविडेंसेस की रोशनी में, उसे भी शायद इसी किस्म की हदायत थी कि तुमने चुप रहना है और किसी को बताना नहीं। अगर वो हदायत ना भी होती तो ये बतौर नोटरी पब्लिक उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करेगा। यानी जो कस्टमर क्लाइंट रिलेशनशिप होता है राय साहब, उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी किसी की भी शख्स की इंफॉर्मेशन इस तरह जो है वो रिवील नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि चार्ल्स गदरी ये इंफॉर्मेशन अपने फोन में लेकर फिरता है, और ये बड़ी हैरानगी की बात है जो एविडेंस में हमने कोट भी किया कि वो कहता है कि आई हैव कॉपीज ऑफ दैट इन माय फोन, यानी लोगों का सेंसिटिव डेटा उसके फोन में मौजूद है। और क्या आप किसी शख्स का सेंसिटिव डेटा आप ऐसे मोबाइल में रख सकते हैं जो आपके अपने पर्सनल यूज में भी हो, जहां पे लोगों कॉल आपको करते हो? चूंकि
फोन हैकिंग या फोन जो किसी का डेटा जो है वो रिलीज इस तरह या उसे चोरी किया जा सकता है। अब एविडेंसेस राय साहब मंजरे आम पे आ चुके हैं, इसको कोई कैटेगोरिकली डिनाई नहीं कर सकता। चार्ल्स गदरी भी डिनाई नहीं कर सकता। बर्तानिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं, इन्होंने इसका जायजा लिया है और इसका फोरेंसिक रिपोर्ट जो जारी की गई है, जो जितने भी जो एविडेंसेस उनके साथ शेयर किए गए, इसको फोरेंसिकली देखा गया, मेटा डेटा इसका चेक किया गया कि क्या कहीं पर कोई कट्स तो नहीं लगाए गए, कहीं पर इसको फिल्टर तो नहीं किया गया, कहीं पर कोई आवाज शामिल तो नहीं की गई, किसी सॉफ्टवेयर का सहारा तो नहीं लिया गया। जो मेटा डेटा बेसिकली वो टाइमिंग तक बता देता है। मेटा डेटा ये भी बता देता है कि किस डिवाइस के ऊपर इसे रिकॉर्ड किया गया। मेटा डेटा की फ्रीक्वेंसीज भी बता देती हैं कि ये कितनी दफा अल्टर किया गया, इसके ऊपर कहीं तब्दीली की गई या नहीं की गई। हर चीज मेटा डेटा में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि इसको चेक किया जा सकता है। अब ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में रहा है साहब इस वक्त, और ये एक एक्सपर्ट फोरेंसिक विटनेस भी है, और मैं आपको बता दूं जिन साहब ने इसका फोरेंसिक जायजा लिया है, मिस्टर जोसेफ नागदी, पिछले कई सालों से ये डिजिटल बेसिकली कंप्यूटर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं, जिनका काम बुनियादी तौर पर ऑडियोस को, वीडियोस को, डेटा डिजिटली फोरेंसिकली उसको एनालाइज करना है। प्रोफाइल इनका बड़ा ही जबरदस्त किस्म का है। इन्होंने 1996 से 99 तक ये BBC वर्ल्ड सर्विस के लिए भी काम करते रहे, यानी खुद भी जर्नलिस्ट रहे, और इनको अंदाजा है कि ये इसकी हसासियत क्या थी और ये किस किस्म का काम है। फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट यार साहब यहाँ पर ये है कि ये गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, एजेंसीज के लिए भी काम करते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर बतौर विटनेस के तौर भी पेश होते हैं। यानी अगर किसी शख्स की कोई ऑडियो हो या वीडियो हो जिसका ये फोरेंसिक एनालिसिस करें, तो वो बतौर विटनेस अपने आप को अदालत में पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जनाब, जो मैंने जिस चीज का जायजा लिया, जो कंटेंट मेरे सामने था, जिसका मैंने जायजा लिया, वो बिल्कुल सही है और मैं इसको प्रूव करता हूं। मेरे हाथ में जो इस वक्त स्टेटमेंट, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट विटनेस स्टेटमेंट इस वक्त मौजूद है ऐसा, और इसके अंदर इनका नाम भी मौजूद है, जो क्लिप्स, जो ऑडियोस, जो मटेरियल था जो इनसे शेयर किया गया, उसकी रिपोर्ट भी इसके अंदर लगी हुई है, और मैं आपको फाइंडिंग्स इनकी पढ़ के बता देता हूं। द अबव मेंशन्ड द फाइल्स, जिसका रेफरेंस नंबर लिखा गया, उन फाइल्स का नाम लिखा गया, और ये नाम वही है जो मेटा डेटा के अंदर मौजूद था। एज डिटेल्ड इन द मेटा डेटा वर फोरेंसिकली एग्जामिन्ड टू डिटरमिन वेदर दे आर जेन्युइन, अनएडल्टरेटेड, होलसम एंड अनएडिटेड। यानी किसी किस्म का कट मौजूद नहीं है। ये वो कट नहीं है जिसका एक फर्म ने कहा, आपको याद होगा साकिब निसार साहब की जब ऑडियो आई तो एक फर्म कहती थी ठीक है, लेकिन बाद में डॉन ने उसको रिपोर्ट भी किया है कि अगर दोबारा उस ऑडियो को किसी डिवाइस पे रिकॉर्ड किया जाए तो ये बताना नामुमकिन हो सकता है कि इसे कहीं एडिट किया गया या नहीं किया गया। लेकिन दूसरी फर्म ने उसे बता दिया कि जनाब बहुत सारे कट्स एंड स्लाइसेस और पता नहीं क्या कुछ किया गया था। लेकिन इसके अंदर उन्होंने लिखा है, वो ये भी कहते हैं कि आई जोसेफ नागदी कंफर्म दैट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड अफर्म दैट द अबव मेंशन्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आर जेन्युइन, wholesome and unedited. The examined audio waveforms do not indicate any tampering or edit in their audio streams. किसी किस्म की ऐसा एडिट इसके अंदर एडिट नहीं किया गया, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई कहीं से टोटे नहीं उठाकर इस ऑडियो को बनाया गया, और ये फिजिकली और पॉसिबल इसलिए भी नहीं था। आपको याद होगा साकिब निसार साहब की तो बहुत सारी स्पीचेस पब्लिकली मौजूद थी, चार्ल्स गदरी साहब का तो कुछ भी डेटा कहीं पे मौजूद नहीं है। तो ये एक और दलील है कि ये एविडेंसेस जो हैं ये प्योर हैं, और कहीं पर भी कोई इसके अंदर किसी किस्म की मिलावट जो है वो नहीं की गई, और दे आर ऑल जेन्युइन। और फिर सेकेंडली आपको ये भी बात बता दें कि दिस जेंटलमैन जिनका जिक्र हमने किया, ये पाकिस्तान की किसी भी अदालत में पेश होने के लिए तैयार है। इनको बाकायदा पेश भी किया जा सकता है, और ये बरतानिया की किसी अदालत में भी पेश होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इनका काम है। इस तरह के और भी केसेस आते हैं जिनमें आपको एक्सपर्ट क्या कहते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो जनरेट की जाती हैं वो क्या होती हैं, उनका जायजा लेकर अदालत के सामने ये अपना मौकिफ रखते हैं कि जनाब हमने इसको फोरेंसिकली चेक किया और इसके अंदर सब चीजें जो थी वो सही थी। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मेटा डेटा टच नहीं किया गया, चेंज नहीं किया गया। जब उसको काटा जाएगा, एडिट किया जाएगा, तो मेटा डेटा के साथ जब आप छेड़खानी करेंगे तो वो फौरी आपको बता देंगी फाइल्स कि जनाब इसके अंदर छेड़खानी की गई है, इसको छेड़ा गया है, इसके अंदर एडिट किया गया, कट लगाए गए। दूसरी राय सब इंपॉर्टेंट बात यह है
कि आपको याद होगा एक इंटरव्यू पब्लिकली मौजूद है चार्ल्स गदरी का। उस इंटरव्यू ने इस फोरेंसिक लैब की बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि आपको सैंपल चाहिए था, यानी चार्ल्स गदरी की आवाज जो उस ऑडियो के अंदर मौजूद थी, और फिर दूसरी तरफ वैसा ही सैंपल जो पब्लिकली मौजूद है, यानी उसे कोई डिनाई तो नहीं कर सकता ना कि भाई ये चार्ल्स गदरी की आवाज नहीं है। तो उन्होंने पब्लिक डोमेन से उस ऑडियो को उठाया और उसके बाद इसकी वॉइस सैंपलिंग की, वॉइस एनालिसिस किया गया, वेव फॉर्म को चेक किया गया। मैं आपको और हमारे सुनने वालों को ये बात भी बता दूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा राय साहब, हमारे हाथों की लकीरें हर इंसान की यूनिक हैं, इसलिए जो थंब इंप्रेशंस होते हैं डिफरेंट होते हैं एक इंसान के दूसरे इंसान से। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी जो आवाज है इसके अंदर भी एक यूनिफॉर्मिटी यानी इंडिविजुअलिटी रखी है, और ये हर दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होती है। इसके अंदर वॉइस सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं। जब चेक किया गया चार्ल्स गदरी की उस आवाज को जो पब्लिकली मौजूद है, उस आवाज के साथ जो एविडेंसेस में मौजूद थी, तो ऐसा वेव फॉर्म और हर चीज जो है हूबहू उसी तरह आई, और जो सैंपल्स थे बिल्कुल ठीक थे, कहीं पर भी कोई किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन मौजूद नहीं है। तो ये इसको जो पब्लिकली रिकॉर्ड मौजूद है उसके हिसाब से, और जो एविडेंस मौजूद था उसके हिसाब से, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसे जेन्युइन पाया, और वो तैयार हैं पाकिस्तान या बरतानिया की किसी अदालत में भी पेश होने के लिए, अगर उन्हें बुलाया जाता है एज अ एक्सपर्ट विटनेस स्टेटमेंट के तौर पे। क्योंकि दो चीजें उन्होंने जारी की हैं, एक है एक्सपर्ट विटनेस स्टेटमेंट जो अदालतों के लिए होगा, और दूसरा फोरेंसिक रिपोर्ट जो मेटा डेटा और जो वॉइस एनालिसिस किया गया है उसका इन्होंने जायजा लिया। तो राय साहब, ये इस वक्त सिचुएशन है, और अब देखना ये होगा कि ये कौन सा हल्का, चाहे वो हुकूमत का हो चाहे वो अपोजिशन का हो, इसका किस तरह इस्तेमाल करता है, और क्या जवाब जो है वो आएगा। क्योंकि अभी तक इसका आसान मतलब ये है, ये अगर हम व्यूअर्स को इसको ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाएं तो इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि राना शमीम का अदालत में मौक़िफ़ ये था कि जब उन्होंने ये बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया तो उस वक्त वो अकेले थे, और उनका तासुर भी ये था कि ये बयान हल्फी शायद नोटरी पब्लिक के अपने दफ्तर में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अब नोटरी पब्लिक के अपने ऑडियो नोट्स ऐसे मौजूद हैं जो उनकी अपनी आवाज़ में, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि ये जो बयान हल्फी है ये असल में मियां नवाज शरीफ के ऑफिस में रिकॉर्ड हुआ, और इस हवाले से एक ऑडियो एविडेंस और एक आवाज़ मौजूद है जो कि नोटरी पब्लिक की है, और इस आवाज़ का फॉरेंसिक ऑडिट भी हो गया है। वो फॉरेंसिक ऑडिट भी आपने करवा लिया है, और उस ऑडिट में भी साबित हो गया कि ये जो बात की जा रही है, जो शख्स ये बात कर रहा है वो यही नोटरी पब्लिक है। और इससे यूं साबित हो गया कि नोटरी पब्लिक खुद अपनी ज़ुबान से ये एतराफ़ कर रहा है कि ये बयान हल्फी मियां नवाज शरीफ के ऑफिस में जहां उनकी सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं वहां पे रिकॉर्ड हुआ। तो इसका मतलब तो ये है कि जज राना शमीम का वो मौक़िफ़ जो उन्होंने अदालत में अपनाया था वो भी गलत साबित हो गया। एक अंसार अब्बासी साहब ने भी उनका मौक़िफ़ जो है वो गलत साबित किया था, जब उन्होंने ये कहा था कि इस हलफनामे के मुतल्लिक मुझे मालूम नहीं कि ये अखबार तक कैसे पहुंचा, कैसे लीक हुआ, और मैंने इसके मंदरजात वगैरह की कोई तस्दीक नहीं की थी। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने कहा था कि ख़बर छापने से पहले मैंने राब्ता किया था जज राना शमीम से, और राना शमीम ने इस हलफनामे के मंदरजात की ना सिर्फ तस्दीक की थी, मेरे पास उनका एक टेक्स्ट मैसेज भी मौजूद है। तो जब राना शमीम के हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने ये इंकशाफात किए थे, तो उसके बाद राना शमीम ने इस इंकशाफ को कॉन्टेस्ट नहीं किया अदालत में। दूसरा, राना शमीम की जो स्टोरी छप गई थी, जो अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ में और जंग अखबार में छापी, तो उस अखबार में ख़बर छपने के बाद ज़ाहिर है कि जो दीगर रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी इस खबर को फॉलो करने की कोशिश की। जज राना शमीम से राब्ता किया, और जज राना शमीम ने उस वक्त कहा कि जो खबर अंसार अब्बासी साहब ने शाया की है मैं इसकी हर बार तस्दीक करता हूँ, और ये मंदरजात सारे मेरे बयान हल्फी के हैं। और तमाम रिपोर्टर्स जिनके साथ बात हुई राना शमीम की, उन तमाम रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए राना शमीम ने इस बयान हल्फी की तस्दीक की थी। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी
राना शमीम का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया और अब तो नाकाबिले तरदीद ऑडियो एविडेंस जो नोटरी पब्लिक का अपना है वो भी सामने आ गया। और ये ऑडियो एविडेंस ऐसा भी नहीं है कि नोटरी पब्लिक ने जस्टिस साकिब निसार की तरह मुख्तलिफ मौके पे बातचीत की हो, मुख्तलिफ फोरम्स पर तकरीरें की हों और वहाँ से कुछ टुकड़े उठाकर एक ऑडियो एविडेंस बनाया जा सके, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो नोटरी पब्लिक कोई इस तरह का पब्लिक फिगर नहीं है कि जहाँ वो मुख्तलिफ मकामात पर तकरीरें करता हो, खिताबात करता हो। और उसका जो अब आपने एक फोरेंसिक ऑडिट करवाया है, वो एक ऐसा ऑडिट है कि जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और ख़ुद नोटरी पब्लिक भी शायद इस बात की तस्दीक करें कि हाँ, ये मेरी ही आवाज़ है और इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की गई। राय साहब, इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नोटरी पब्लिक ये कहता है कि आई बीन कॉल्ड टू डू अ जॉब, और वो नोटरी पब्लिक के दफ्तर में कभी भी कागज़ नहीं भेजे जाते। मतलब ये मुझे जो एविडेंस को देखने के बाद जो तासुर मिला है कि जो वो कह रहे हैं कि आई हैव कॉल्ड टू डू दिस जॉब, इट मीन्स कि उसे बुलाया गया था। और वो बुलाया किसने गया होगा? अब बहुत सारे सवालात हैं और ये सवालात जो है ना, ये राना साहब को अब इनका जवाब देना पड़ेगा। और जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान की अदलिया को के ऊपर, उसका एक नेक्सचर और जिस तरह खामोशी छाई हुई है, कोई जवाब नहीं आ रहा। पहली बात ये है कि राना शमीम साहब बरतानिया आते हैं और पहले से ही उन्हें पता होता है कि उन्होंने चार्ल्स गदरी के पास जाना है। ये भी बड़ी एक अनहोनी है। फिर वो जिस होटल में और ठहरे, अपने भाई की वफ़ात के 48 घंटे के अंदर जाते हैं लंदन। ये भी बड़ा अलमिया है। और चार्ल्स गदरी का भी पता था कि उन्हें कॉल करके बुलाना है और कहाँ बुलाना है। और फिर दूसरी तरफ अगर ये बरतानिया आए हैं तो किसने उन्हें बुलाया, ये भी इन्हें साबित करना पड़ेगा। ये भी सवाल किया जा सकता है। फिर इन्हें ये भी साबित करना पड़ेगा कि जिस होटल में अगर ये ठहरे हैं तो उसके पैसे किसने अदा किए, किसने बिल इसका अदा किया। फिर इन्हें जो एयरपोर्ट से पिक किसने किया, किसकी दावत पर आए थे, कोई स्पॉन्सरशिप थी, नहीं थी। फिर उन्होंने, अगर जिस तरह कुछ लोगों की तरफ से ये दावा किया गया कि मैरियट होटल में ठहरे हैं, तो फिर इन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मैरियट होटल ही का क्यों इंतखाब किया गया। क्या ये एवन फील्ड के बहुत करीब है इसलिए, या फिर हसन नवाज के दफ्तर के बहुत करीब है अगर ये उसमें ठहरे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी ट्वीट्स मौजूद हैं जिनमें ये क्लेम किया गया, इवन के यहाँ पर तो सहाफ़ियों ने राय साहब कमरे नंबर तक बताया कि फ़लाँ कमरे में ये ठहरे थे और फ़लाँ ये हुआ था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन आई थिंक कि राना शमीम साहब ने जो काम किया था, वो अब सामने आ चुका है। और अगर वो अब तस्लीम कर लें, क्योंकि अगर ये केस पे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा बाज़ लोगों ने कहा कि जनाब कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है करें, तो फिर मानने में क्या हर्ज है। और राय साहब, मैं आपको ये भी बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर तो होता है ना कि आप हसास अदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप जिनके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद है, उनके ऊपर इल्ज़ाम आप लगा देते हैं। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म यहाँ पर की गई है, इसको डिनाई करना, अब क्या होगा? ये कहेंगे कि जनाब दियार गैर के अंदर भी खुफिया हाथ था, जिसने ये सब कुछ किया और ये ऑडियो वीडियोज़ जो है वो मंज़र-ए-आम पर लेकर आए। मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए अब जस्टिफाई करना, और ख़ुसूसन जब कंटेम्प्ट की हियरिंग्स चल रही हैं, अब कोई सूरत बाकी नहीं रह जाती कि ये अपना दामन जो है बचा सकें या कोई आर्गुमेंट लेकर आएँ और कहें कि जनाब ये बिल्कुल बोगस चीज़ है और हम इसको चैलेंज करेंगे। जिन लोगों ने उस वक़्त इसे डिनाई नहीं किया, आपको याद होगा कि अखबार के अंदर दोबारा इंटरव्यू छपता है, सवाल पूछा गया कि चार्ल्स गदरी से कि ये सिग्नेचर या साइन एफिडेविट कहाँ किया गया, तो उसने कहा नो कमेंट्स, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं जो रिपोर्ट हुई अखबार के अंदर। तो अगर ये बात ऐसे नहीं थी तो बता देते। और फिर बाद में भी मुझे तो हैरानगी होती है कि किसी ने कोई कमेंट करना गवारा ही नहीं किया, ना पाकिस्तान के अंदर, ना यहाँ पर। और राय साहब, आपका आप देखिएगा, इस खबर के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इतने एक्टिव हो जाएंगे, जिन्हें एक्टिव करवाया जाएगा, जो करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देंगे। हमारी तो खैर करते रहते हैं, वो इन एजेंसीज की भी करना शुरू कर देंगे, फोरेंसिक लैब की भी करना शुरू कर देंगे, हमारे इस प्रोग्राम की भी करना शुरू कर देंगे, सबकी करना शुरू कर देंगे। लेकिन उन सब के लिए मेरा सिर्फ एक सवाल भी है और मेरी सजेशन भी है, ये बरतानिया है। जो लोग यहाँ पर किसी किस्म की दो नंबरी राय सब नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने एफिडेविट साइन की, ये उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हुआ, उनको बताना पड़ेगा कि किन हालात में क्या क्या, क्यों गए लंदन के अंदर। अगर एक बंदा जिसने इसकी रिपोर्ट जारी कर दी, उसे पता है कि बरतानिया के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं किसी भी झूठी रिपोर्ट को बनाने के लिए,
लेकिन जब चीज़ सच्ची होगी राय साहब तो उसकी सच्ची रिपोर्ट ही आएगी ना। और ये रिपोर्ट मौजूद है और हमारी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विजुअल्स भी चल रहे होंगे, व्यूअर्स देख भी सकते हैं। और बाकायदा राय साहब इसके ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर जो एविडेंसेस अगर किसी ने सुनने हैं कि एविडेंसेस क्या हैं, आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जाकर इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर बाकायदा रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है, उसे आप सुन भी सकते हैं। जी राय साहब। देखें, जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग चैलेंज करेंगे इन एविडेंसेस को, तो उनको बिल्कुल चैलेंज करने का हक है। वो चैलेंज करें, सबूतों के साथ साबित करें, शवाहिद लेके आएँ कि ये ऑडियो एविडेंस जो हैं ये जाली हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं, ये एडिटेड हैं। या फिर वो ये करें कि जिस तरीके से जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो की एक फोरेंसिक ऑडिट तो करवाया गया था, जिस अदारे ने उस ऑडियो को लीक किया था, और उस इदारे ने भी ये नहीं कहा था कि हमारे पास ये ऑडियो किसी स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए आई, बल्कि उनका स्टेटमेंट तो ये था कि हमारे पास ये ऑडियो 2 माह पहले आई और हमने इसका फिर फोरेंसिक ऑडिट करवाया। तो बाद में जब उसका एक और फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया तो उसमें साबित हो गया कि वो ऑडियो जाली थी और मुख्तलिफ टुकड़े बनाकर वो ऑडियो बनाई गई थी और मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड की गई थी। अच्छा, इसमें तो अब अगर किसी को इन एविडेंसेस को चैलेंज करना है तो वो इसी ऑडियो का जो रिलीज कर दिए गए हैं, इसका अपनी मर्जी की किसी कंपनी से ऑडिट करवा ले कि क्या ये नोटरी पब्लिक की आवाज़ है या नहीं है, क्या ये आवाज़ जो है इसका कुछ सीक्वेंस एडिट किया गया है, इसको मतलब के कुमानी पहनाए गए हैं, या जिस तरह से जस्टिस साकिब निसार की मुख्तलिफ तकरीरों से टुकड़े उठाकर एक ऑडियो क्लिप बनाया गया था, क्या यहाँ भी इस नोटरी पब्लिक के मुख्तलिफ फोरम्स पर कुछ बातें जो इन्होंने अगर की हैं तो क्या उनको उठाकर ये क्लिप बनाया गया है? तो फिर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। तो जिन लोगों ने चैलेंज करना है वो इस ऑडियो को इस बुनियाद पर चैलेंज कर लें। बाकी जहाँ तक बयानिए की बात है, ट्विटर पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, तो वो बयानिया तो बनता रहेगा, वो पहले भी बनते रहे हैं। लेकिन असल इशू ये है कि सॉलिड एविडेंस क्या है। आपने सॉलिड एविडेंस जो है वो पेश कर दिया है, अब इसको काउंटर करना है तो काउंटर सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि आप एक सॉलिड एविडेंस इससे ज़्यादा ले आएँ कि जो ये ऑडियो एविडेंस लाया गया था ये जाली है, फैब्रिकेटेड है, एडिटेड है, डॉक्टर्ड है, और ये बात इस तरह से नहीं है जिस तरह से बताई जा रही है। राय साहब, जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा सुनने वालों के लिए कि ये सिर्फ एक स्टोरी है जो रिलेटेड थी। अभी तो राय साहब बहुत सारी स्टोरीज आनी है, फिर उनके भी एविडेंसेस आने हैं, यहीं से निकलने हैं, और इससे रिलेटेड सिर्फ ऑडियो एविडेंस रिलीज हुआ है। जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं वो अभी मौजूद हैं, वो अभी हमने रिलीज नहीं किए, और वो भी इंशाल्लाह वक्त आने पे उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा। वो लोग जो कहते थे कि नहीं रिलीज होगा, उनको उनके लिए कि मजीद एविडेंसेस भी मौजूद हैं इस तनाजुर के अंदर, हम उनको भी रिलीज करेंगे ताकि मजीद इसकी जो है कंफर्मेशन हो सके कि जनाब, मेरा ख्याल है साहब इसके बाद कंफर्मेशन की जरूरत तो नहीं रहती, मजीद एविडेंसेस की जरूरत है तो नहीं जाती। जब ऑडियो एविडेंस सामने आ गया, फोरेंसिक ऑडिट हो गया, तो उसको झुटलाया एक ही सूरत में जा सकता है कि आप कोई काउंटर फोरेंसिक ऑडिट करवा लें और वो फोरेंसिक ऑडिट में ये साबित हो जाए कि ये जो ऑडियो एविडेंस इस प्रोग्राम में और आप सामने लाए हैं ये गलत है। तो सिर्फ उसी सूरत में इसको झुटलाया जा सकता है, वरना जुबानी कलामी बयानिए की कोई अहमियत नहीं होती। जो ठोस शवाहिद होते हैं, जो आपके पास दस्तावेजी सबूत होते हैं, जो ऑडियो एविडेंस होता है, जो वीडियो एविडेंस होता है, असल अहमियत तो उसकी होती है। राय साहब, मैं ये भी बात कह दूं कि वो लोग अगर ऐसी कोई हरकत कोई करेगा तो मेरा सर यहाँ पे उन तमाम दोस्तों के लिए सजेशन ये कि उसको बरतानिया में चलाएं ताकि हम उनको अदालत लेके जा सकें और बताएं कि जनाब ये रिपोर्ट जो आपने बनवाई है, और जो उस कंपनी को भी हम पूछ सकें कि इसको साबित करें कि ये गलत है, ये झूठी है। मजीद राय साहब इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमती मौक़िफ़ और फिर उसके बाद अपोजिशन का मौक़िफ़ और फिर बाकी लोगों का मौक़िफ़ और जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों का मौक़िफ़ जब सामने आएगा तो मजीद मेरा ख्याल है कि चीज़ें मजीद क्लियर भी होंगी। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए, और एविडेंसेस अगर आपने डिटेल से नहीं सुने तो आप इसको बाकायदा इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर जाकर सुन सकते हैं। बाकायदा एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट मौजूद है
और इसका बाकायदा तर्जमा भी किया गया है, तो आप इसका उर्दू वर्जन भी सुन सकते हैं इरफान हाशमी ऑफिशियल पर जाकर। व्यूअर्स जी, हमारा आज के शो था, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।